अरुणाचल प्रदेश की वादियां, जहां हर सुबह धुंध की चादर ओढ़े पहाड़ आसमान को छूने की कोशिश करते हैं, जहां नदियों का शोर इंसान के दिल की धड़कनों से भी ज्यादा गहरा लगता है, वहीं एक छोटे से कस्बे में रहती थी आराध्या। 25 साल की, लंबाई मझोली, सादगी भरी लड़की। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक होती, मानो कहती हो कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान को मुस्कुराना चाहिए। आराध्या किताबें पढ़ने की शौकीन थी और संगीत उसके लिए दवा जैसा। वो अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर गिटार बजाती और धीरे धीरे गुनगुनाती थी। आस पड़ोस के बच्चे कहते, दीदी की आवाज तो पहाड़ों से भी प्यारी है। उसका परिवार साधारण था, माँ, पिता और एक छोटा भाई। पिता गांव के स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर संभालती थीं। परिवार का सपना था कि आराध्या एक दिन बड़े शहर में जाकर कुछ खास बनेगी। वो अक्सर अपने भाई से कहती, देखना अनुज, मैं एक दिन ऐसा काम करूंगी कि लोग अरुणाचल का नाम दुनिया भर में जाने। एक दिन की शुरुआत। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। सुबह की हल्की धूप, खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और पहाड़ों पर फैली धुंध। आराध्या कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसके दोस्तों ने प्लान बनाया था कि शाम को वे सब नदी किनारे मिलेंगे, गाने गाएंगे और बातें करेंगे। लेकिन कभी कभी किस्मत के पन्नों में कुछ और ही लिखा होता है। जिन रास्तों पर हम रोज मुस्कुराते हुए चलते हैं, वही रास्ते कभी हमारी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ भी बन सकते हैं। शाम का वक्त था। आराध्या अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान था, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच में कच्ची सड़क। सहेलियां धीरे धीरे अपने अपने रास्तों पर बिछड़ गईं और आराध्या अकेली रह गई। वो मोबाइल पर गाना सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आज माँ से कहेगी मुझे गुवाहाटी जाकर म्यूजिक क्लास ज्वाइन करनी है। लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी की तेज रफ्तार आवाज आई। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गाड़ी उसके पास आकर रुकी। 4 परछाइयां निकली, नकाबपोश काले कपड़ों में। आराध्या कुछ बोल पाती उससे पहले उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे गाड़ी में खींच लिया गया। सड़क पर बस उसके चप्पल की एक जोड़ी रह गई। अगले कुछ घंटे उसकी जिंदगी के सबसे डरावने घंटे थे। गाड़ी सुनसान जगह पर रुकी। वहां जो हुआ वो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला था। आराध्या की चीखें घने जंगलों में गूंज रही थी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। वो बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। लेकिन अपराधियों पर किसी फरिश्ते का असर नहीं हुआ। उन्होंने उसकी आत्मा तक को चोट पहुंचाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, अब सिर्फ सवाल थे। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैं तो बस जीना चाहती थी, सपने देखना चाहती थी। कुछ ही देर बाद वो जमीन पर पड़ी थी, टूटी हुई, घायल और खून से लथपथ। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उम्मीद टूट चुकी थी। रात गहरी हो गई थी। तारे ऊपर चमक रहे थे, मानो आसमान खुद उसके दर्द का गवाह हो। आराध्या ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मां का चेहरा था, एक अधूरी मुस्कान, और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग लकड़ी लेने जंगल में गए। वहां उन्होंने जो देखा वो नजारा उनकी रूह को हिला गया। आराध्या का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसके चारों ओर टूटी टहनियां और मिट्टी पर खिंचे निशान थे, मानो वो आखिरी पल तक लड़ती रही हो। लोगों ने चिल्लाकर पूरे गांव को बुलाया। कुछ देर में पुलिस भी पहुंची, लेकिन अपराधी, वो तो रात के अंधेरे में ही गायब हो चुके थे। जब आराध्या के घर तक ये खबर पहुंची तो पूरा परिवार बिखर गया। मां बेहोश हो गई। पिता की आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे पहाड़ों से झरना। भाई चीख चीख कर कह रहा था, दीदी को वापस लाओ, मुझे मेरी दीदी चाहिए। गांव में मातम छा गया। हर घर में सन्नाटा था। लोग सोच रहे थे कि आज आराध्या, कल हमारी बेटियां, कौन सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की।
वो जगह जगह छापेमारी कर रहे थे, लोगों से बयान लिए गए, लेकिन अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले गुस्से में थे। पुलिस सिर्फ कागजों पर काम कर रही है, असली गुनहगार तो आजाद घूम रहे हैं। समाज का डर और गुस्सा दोनों बढ़ रहा था। आराध्या की आत्मा न्याय मांग रही थी, लेकिन न्याय इतना आसान नहीं होता। आराध्या की मौत ने पूरे अरुणाचल को हिला दिया था। समाचार चैनलों पर उसकी तस्वीरें छा गईं। सोशल मीडिया पर हर कोई यही लिख रहा था, आराध्या को न्याय दो। लेकिन न्याय देना आसान कहाँ था। पुलिस ने शुरुआत में दावा किया, हम जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लेंगे, हर सुराग पर काम हो रहा है। गांव के लोग उम्मीद से पुलिस स्टेशन जाते। हर रोज नए नए बयान होते। कभी कहा जाता, हमें एक संदिग्ध मिला है, कभी कुछ सबूत इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन हफ्ते बीत गए और अपराधी हवा में गायब हो गए। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अब गुस्से में पुलिस को कोसते थे। एक बूढ़ा किसान चिल्लाया, पुलिस सिर्फ चाय पीने और फाइलों में नाम लिखने आती है, गुनहगार तो खुलेआम घूम रहे होंगे। आराध्या की मां हर रोज पुलिस स्टेशन जाती। उनकी आंखों में आंसू और सवाल होते, मेरी बेटी को किसने मारा, मुझे जवाब दो। लेकिन इंस्पेक्टर सिर्फ कहता, जांच जारी है। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा पुलिस से उठने लगा, जैसे किसी ने सबकी उम्मीद की लौ बुझा दी हो। परिवार का टूटना। आराध्या के पिता रातों को जागने लगे। वो बार बार अपनी बेटी की तस्वीर देखते और कहते, मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए, किताबें दीं, तुझे सपनों का पंख दिया, लेकिन तेरा अंत इतना डरावना क्यों हुआ। भाई अनुज की मासूमियत कुछ ही दिनों में गुस्से में बदल गई। वो हर किसी से कहता, जब तक मेरी दीदी के कातिल नहीं पकड़े जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन अनुज तो बस एक बच्चा था। उसके शब्दों में आग थी, लेकिन हाथों में ताकत नहीं। अब लड़कियां शाम ढलते ही घर लौट आतीं। माएं अपने बच्चों को बार बार समझातीं, सड़क सुनसान हो तो मत जाना। गांव का हर कोना अब डर से भर गया था। लोग कहते, अगर पुलिस नहीं पकड़ पा रही तो फिर कौन देगा न्याय। क्या आराध्या की चीखें ऐसे ही दबी रह जाएंगी। और सच में वो चीखें, वो आंसू सब हवाओं में घुल चुके थे, लेकिन न्याय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन गांव के चौराहे पर खबर फैल गई, दिल्ली से एक स्पेशल ऑफिसर आ रहा है, वही केस संभालेगा। लोगों के दिलों में हल्की सी उम्मीद जगी, जैसे बुझी हुई लौ पर किसी ने हल्की सी हवा दी हो। उसका नाम था अजय राठौर। 40 साल का, सादा कपड़े पहनने वाला, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही बताती थी कि वो साधारण इंसान नहीं है। कहते हैं उसने दिल्ली और मणिपुर में कई बड़े केस सुलझाए थे। उसकी एक खासियत थी, अपराधियों से पहले ही उनकी चाल समझ लेना। वो मानता था, हर अपराधी कोई ना कोई गलती जरूर करता है और वही गलती उसे पकड़ने का रास्ता होती है। अजय राठौर गांव पहुंचा। सबसे पहले उसने पुलिस की पूरी फाइल अपने सामने रखवाई, फोटो, रिपोर्ट्स, गवाहों के बयान, सब कुछ। रात को जब सब सो गए, वो अकेला कमरे में बैठा था। उसके सामने आराध्या की तस्वीर थी, मासूम मुस्कान, चमकती आंखें। उसने तस्वीर उठाई और धीमे से कहा, आराध्या, मैं वादा करता हूं तुझे न्याय दिलाकर रहूंगा। अगले दिन उसने उस जगह का मुआयना किया जहां आराध्या का शरीर मिला था। वो मिट्टी को हाथों से छूकर देखता, टहनियों को उठाकर गौर करता। हर छोटा निशान उसकी नजर से नहीं बचता। गांव वाले चुपचाप उसे देख रहे थे। एक बुजुर्ग औरत बोली, ये आदमी अलग लगता है, शायद यही कुछ कर पाए। अजय ने गवाहों से फिर से बयान लिए। उसने हर शब्द को परखा। जहां पुलिस ने कहा था कोई सुराग नहीं, वहीं अजय ने महसूस किया, नहीं, यहां एक छिपी हुई कहानी है। गांव वालों के चेहरे पर फिर से उम्मीद की झलक दिखने लगी। लोग आपस में कहते, ये ऑफिसर दूसरों जैसा नहीं है, शायद आराध्या की आत्मा को अब शांति मिले। आराध्या की मां पहली बार कई दिनों बाद बोली, बेटा, मेरी बच्ची को न्याय दिला देना, भगवान तुझे ताकत देंगे।
अजय ने बस सिर झुका लिया और कहा, मैडम, अब ये केस सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। लेकिन अजय जितना केस में उतर रहा था, उतना ही उसे एहसास हो रहा था कि मामला आसान नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ नकाबपोश गुंडे नहीं थे, यहाँ परछाइयों के पीछे और भी परछाइयाँ थीं। कौन थे वो लोग? क्यों उन्होंने आराध्या जैसी मासूम जिंदगी को कुचल दिया? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अजय जानता था आने वाले दिन उसके लिए भी आसान नहीं होंगे, लेकिन उसने ठान लिया था किसी भी हाल में इस केस को सुलझाना है। अजय राठौर अगले ही दिन सुबह उस सुनसान सड़क पर पहुंचा जहां से आराध्या का अपहरण हुआ था। पेड़ों की लंबी कतारें, पत्तों की सरसराहट और खाली रास्ता, जैसे खुद गवाह हो इस घटना का, लेकिन चुप हो गया हो। अजय ने अपनी नोटबुक निकाली और धीमे धीमे चलने लगा। उसकी आंखें हर तरफ घूम रही थीं, मिट्टी पर, टायर के निशानों पर, टूटी हुई झाड़ियों पर। पुलिस ने पहले ही रिपोर्ट में लिख दिया था, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन अजय को मालूम था, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, एक ना एक गलती जरूर छोड़ जाता है। और सच में उसे सड़क के किनारे एक टूटी हुई कांच की बोतल मिली। उस पर किसी विदेशी ब्रांड का लेबल था, जो गांव में आसानी से उपलब्ध नहीं था। अजय ने बोतल उठाई और मन ही मन कहा, ये कोई मामूली गुंडे नहीं, इनके पीछे बड़ा नेटवर्क है। गांव में एक एक करके उसने उन सभी लोगों से मुलाकात की जिन्होंने उस रात कुछ सुना या देखा था। एक बुजुर्ग ने कहा, मैंने रात को गाड़ी की तेज आवाज सुनी थी, लेकिन सोचा कोई शहर वाला होगा। एक औरत बोली, उस दिन कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, जैसे किसी अनजान को देखकर डरे हों। एक छोटा लड़का बोला, मुझे लगा कोई बड़ा धमाका होगा, मैंने अपने कान बंद कर लिए। अजय हर शब्द लिखता गया। फिर उसने सबको देखा और कहा, आप सबने जो देखा सुना वो छोटा लग सकता है, लेकिन सच तक पहुंचने का रास्ता इन्हीं बातों से बनेगा। अजय को शक हुआ कि अपराधियों का कोई स्थानीय मददगार जरूर होगा, क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर आकर घटना करना, फिर गायब हो जाना, बिना किसी की मदद के मुमकिन नहीं था। उसने पुलिस से पूछा, गांव में हाल ही में कौन कौन बाहर से आया है, किसके पास गाड़ी है, किस पर शक किया गया? पुलिस वाले चुप हो गए। फिर एक कांस्टेबल बोला, साहब, गांव के पास ही एक लकड़ी व्यापारी है, उसका नाम बलदेव है। उसके पास कई गाड़ियां हैं और शहर से ताल्लुक भी, लेकिन उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले। अजय मुस्कुराया, कोई सबूत नहीं, या सबूत ढूंढने की कोशिश ही नहीं की गई। अजय सीधा बलदेव के घर पहुंचा। बड़ा सा मकान, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां। बलदेव ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अरे ऑफिसर साहब, सुना है आप बहुत बड़े केस सुलझाते हैं, हमारे गांव में भी आए, अच्छा लगा। अजय ने उसे घूरते हुए कहा, आराध्या की हत्या के दिन आपकी कौन सी गाड़ी गायब थी? बलदेव थोड़ा चौंका। गायब? नहीं तो, मेरी सारी गाड़ियां यहीं थीं। अजय ने नोटबुक निकाली और कहा, फिर ये टायर के निशान आपके गैराज से क्यों मेल खाते हैं? बलदेव का चेहरा लाल पड़ गया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, अब गलत समझ रहे हैं, मेरी गाड़ी उस रात शहर में थी, मेरे आदमी माल ढो रहे थे। अजय ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे सबूत चाहिए। गाड़ी कहाँ थी, किसने चलाई, उसका हिसाब। बलदेव ने तुरंत बात बदल दी और चाय पेश करने लगा। अजय समझ गया कि यह आदमी कुछ छिपा रहा है। उस रात अजय ने बलदेव के घर के पास गुप्त निगरानी लगाई। करीब आधी रात एक काली गाड़ी बिना लाइट जलाए निकलती हुई दिखी। अजय तुरंत अपनी जीप में बैठा और उसका पीछा करने लगा। गाड़ी गांव से बाहर पहाड़ों की ओर जा रही थी। घने जंगल में पहुंचकर गाड़ी रुकी। कुछ लोग उतरे और बोरी जैसी चीज नीचे उतारी। अजय दूर से बाइनोक्यूलर से देख रहा था। बोरी खोलते ही अंदर हथियार दिखे, बंदूकें और चाकू। उसका शक पक्का हो गया, ये कोई आम मामला नहीं, ये एक बड़ा गैंग है। अगले दिन अजय ने फोरेंसिक टीम बुलवाई। उस बोरी से मिले हथियारों पर उंगलियों के निशान लले। कुछ निशान पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड से मेल खाते थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, एक उंगली का निशान पुलिस की ही एक कांस्टेबल से मेल खाता था। अजय ने तुरंत समझ लिया, यानी पुलिस के भीतर भी गद्दार है, और यही वजह थी कि जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब मामला और खतरनाक हो गया था।
गांव वाले अजय को देखकर उम्मीद से भर जाते, लेकिन अपराधी भी उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थे। रात को उसके होटल के कमरे में एक चिट्ठी फेंकी गई, वापस लौट जाओ वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। अजय ने चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराया, फिर बोला, जब तक धमकी न मिले समझो कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूं। धीरे धीरे उसने पाया कि बलदेव सिर्फ एक मोहरा है, असल खेल कोई और खेल रहा है। एक ऐसा इंसान जो पैसे और ताकत से पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रहा है। गांव में फुसफुसाहट थी, यह मामला सिर्फ आराध्या की हत्या का नहीं, इसके पीछे और भी लड़कियां हैं जो लापता हुई थीं। अजय को झटका लगा। उसने फाइलें निकलवाईं। सच सामने आया। पिछले 5 सालों में इस इलाके से 3 और लड़कियां रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थीं, लेकिन हर बार मामला दबा दिया गया था। अब तस्वीर साफ होने लगी। आराध्या का केस एक अकेला हादसा नहीं, बल्कि एक बड़े रैकेट का हिस्सा था। आराध्या की मां ने अजय से मुलाकात की। आंखों में आंसू लिए उन्होंने कहा, बेटा मेरी बच्ची तो चली गई, लेकिन मैं चाहती हूं कि कोई और मां ऐसे ना रोए। अजय की आंखों में भी नमी आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम मैं वादा करता हूं, सिर्फ आराध्या नहीं, उन सब के लिए लड़ूंगा जो इस अंधेरे का शिकार बने। जैसे ही अजय सच्चाई के करीब पहुंचा, वैसे ही उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। बलदेव के आदमी उसका पीछा करने लगे। स्थानीय पुलिस के कुछ लोग भी उसके रास्ते में रुकावट डालने लगे। लेकिन अजय जानता था, अब पीछे हटना नामुमकिन है, क्योंकि अब यह केस उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं रहा, यह उसकी जंग बन चुका था। और इस जंग का एक ही नतीजा हो सकता था, या तो वो अपराधियों को बेनकाब करेगा या फिर खुद इस अंधेरे में गुम हो जाएगा। अजय राठौर दिन रात सबूतों की कड़ियां जोड़ रहा था। बलदेव और उसका गैंग तो सामने आ चुका था, लेकिन अजय जानता था ये खेल बलदेव से बड़ा है। बलदेव सिर्फ एक मोहरा है। उसके कमरे में नक्शे, फोटो और फाइलें बिखरी थीं। हर सुराग को जोड़ते जोड़ते उसने महसूस किया कि हर धागा किसी एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। वो दिशा थी ईटानगर, राज्य की राजधानी। ईटानगर में एक बड़ा राजनेता था, विक्रम सैनी। नाम का बहुत बड़ा समाजसेवी, लेकिन अंदर से बेहद चालाक। उसका कारोबार खनन, लकड़ी और ठेकेदारी। बलदेव उसी का आदमी था। फाइलों में साफ लिखा था, अरुणाचल में पिछले 5 सालों की जितनी भी लड़कियां लापता हुई, उनके केस एक अजीब तरह से दबा दिए गए थे, और हर बार पुलिस के उच्च अधिकारियों पर ऊपर से दबाव आया था। अजय ने धीरे से बुदबुदाया, यानी असली खेल सत्ता का है और आराध्या की मौत सिर्फ एक पर्दा है। अजय ने राजधानी में अपने पुराने संपर्कों से मदद ली। एक पत्रकार ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, विक्रम सैनी के खिलाफ बहुत कहानियां हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। जिसने भी सच उजागर करने की कोशिश की, वो या तो गायब हो गया या फिर बदनाम कर दिया गया। अजय ने पूछा, और बलदेव? पत्रकार बोला, वो तो सैनी का सबसे वफादार आदमी है। असली गंदे काम वही करता है ताकि नाम सैनी पर ना आए। अब तस्वीर साफ थी। आराध्या को निशाना सिर्फ उसकी मासूमियत की वजह से नहीं बनाया गया था। वो उस वक्त गवाह बन गई थी जब बलदेव और उसके लोग किसी और गुप्त काम में लगे थे। उस रात जंगल के पास आराध्या ने उनकी गाड़ी और हथियार देख लिए थे। उन्हें हटाना उनके लिए जरूरी था। यानी आराध्या एक गवाह थी, और उसकी मौत सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक साजिश थी। अजय को अब यकीन हो गया कि पुलिस का एक हिस्सा भी इस खेल में शामिल है, क्योंकि सबूत दबाए बिना इतना बड़ा रैकेट चल ही नहीं सकता था। उसने गुप्त निगरानी रखवाई, और जल्द ही सामने आया कि थाने का एक हेड कांस्टेबल सीधे बलदेव से पैसे लेता था। वो हर सबूत, हर गवाही, सबको दबा देता था। अजय ने उसे पकड़कर सीधा कहा, तेरी वर्दी बिक चुकी है, लेकिन याद रख, अब तू गुनहगार है और तेरे ही हाथों से तेरे मालिक का निकाब उतरेगा। कांस्टेबल डर के मारे कांपने लगा और उसने कबूल कर लिया, हाँ साहब, सब विक्रम सैनी का खेल है। अजय को अब पक्का यकीन हो गया कि आराध्या का केस हल करने के लिए उसे विक्रम सैनी तक पहुंचना होगा। लेकिन विक्रम सिर्फ एक नेता नहीं, वो पूरा सिस्टम था। उसके आदमी हर जगह थे, मीडिया, पुलिस, यहां तक कि अदालत में भी। जब अजय ने दिल्ली मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी तो वहां से भी दबाव आया, अजय, ये केस ज्यादा मत खींचो, तुम्हें सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़ने का आदेश है। अजय समझ गया, यानी ऊपर तक सब मिले हुए हैं। लेकिन उसने ठान लिया, अगर सिस्टम गुनहगारों के साथ है तो मैं अकेला ही लड़ूंगा। गांव वालों को जैसे जैसे असली सच पता चला, उनके चेहरे पर और डर छाने लगा। एक आदमी बोला, अगर ये नेता सचमुच इसमें शामिल हैं तो हमारा क्या होगा? हम तो उनके सामने चींटी जैसे हैं। आराध्या की मां रोते हुए बोली, क्या हमारी बेटियों की चीखें कभी किसी तक पहुंचेंगी? अजय ने हाथ जोड़कर कहा,
हाँ मैडम, मैं ये केस छोड़ूंगा नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। उस रात अजय आराध्या की तस्वीर को देखता रहा। उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने तस्वीर से कहा, तुझे मारने वाले सोचते हैं कि तेरी आवाज़ अब हमेशा के लिए दब जाएगी, लेकिन नहीं आराध्या, अब तेरी चीख मेरी ताकत है। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुझे न्याय न मिले। कुछ ही दिनों बाद अजय ने सबूत इकट्ठे किए। बलदेव की गाड़ी के रिकॉर्ड, हथियारों पर मिले निशान, कांस्टेबल की गवाही और सबसे बड़ा सबूत विक्रम सैनी के एक आदमी की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें वो सीधे कह रहा था कि सब सैनी के आदेश पर हुआ। अब मामला साफ था। आराध्या की मौत सत्ता, पैसे और अपराध की गंदी साजिश का हिस्सा थी। लेकिन सवाल था, क्या अजय इस सच को जनता के सामने ला पाएगा या सिस्टम की गंदी दीवारें उसके रास्ते में खड़ी हो जाएंगी? अजय राठौर ने कई हफ्तों की मेहनत से सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब वक्त था अपराधियों को बेनकाब करने का। लेकिन वो जानता था, सीधा हमला करना आसान नहीं। विक्रम सैनी के पास पैसे, ताकत और सैकड़ों आदमी थे। अजय ने अपनी डायरी में आखिरी नोट लिखा, अगर मैं इस जंग में हार गया तो कम से कम सच की कहानी अधूरी नहीं रहेगी। उस रात उसने अपना सर्विस रिवॉल्वर साफ किया। गोलियां भरते हुए उसके चेहरे पर सन्नाटा था, लेकिन आंखों में तूफान। सबसे पहले उसने बलदेव को पकड़ने की योजना बनाई। उसकी जानकारी थी कि बलदेव अगले दिन जंगल के रास्ते से हथियारों की सप्लाई करने वाला है। रात के अंधेरे में अजय अपनी टीम के साथ घात लगाकर बैठ गया। गाड़ियों की आवाज आई। 3 ट्रक धीरे धीरे रास्ते पर आए। अजय ने इशारा किया और उसकी टीम ने ट्रकों को घेर लिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ अंधेरा, बस बंदूकों की चमक और चीखें। अजय ने खुद बलदेव को पकड़ लिया। उसके गले पर रिवॉल्वर टिकाते हुए बोला, खेल खत्म बलदेव, अब तेरे मालिक का चेहरा सामने आएगा। बलदेव चीखा, तू सोच नहीं सकता ऑफिसर, ये सिर्फ शुरुआत है। सैनी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। बलदेव की गिरफ्तारी की खबर सीधा विक्रम सैनी तक पहुंची। उसके आलीशान बंगले में रात का महफिल चल रहा था। लेकिन खबर सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने खास आदमी से कहा, यह अजय राठौर बहुत बढ़ गया है, इसे खत्म करना पड़ेगा। अगर आज नहीं रोका तो कल जनता हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। उसने आदेश दिया, उसके होटल पर हमला करो, जिंदा न बचे। उस रात जब अजय सबूतों को व्यवस्थित कर रहा था, अचानक होटल के बाहर से गोलियों की आवाज आई। कांच टूटे, दरवाजे उखड़े, 10-12 हथियारबंद गुंडे अंदर घुसे। अजय ने तुरंत लाइट बंद की और फर्श पर लुढ़क गया। गोलियां उसके सिर के ऊपर से निकल गई। उसने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि मैं अकेला हूं? गलत। मैं आज ये लड़ाई तेरे सिस्टम से है। उसने जवाबी फायरिंग की। 3 गुंडे मौके पर ढेर हो गए। बाकी भागते हुए चिल्लाए, सैनी साहब को खबर दो, ये बच निकला। अब अजय ने ठान लिया कि वो सीधे विक्रम सैनी तक पहुंचेगा। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अंधेरी सड़कों पर दौड़ने लगा। सामने काली एसयूवी भाग रही थी। उसमें खुद विक्रम सैनी था। रात के अंधेरे में शुरू हुआ पीछा। तेज मोड़, पहाड़ी रास्ते और दोनों तरफ गहरी खाई। अजय की जीप पीछे से उसके टायरों पर गोलियां बरसा रही थी। सैनी के आदमी भी पलटकर फायर कर रहे थे। लेकिन अजय की नजर सिर्फ एक पर थी, विक्रम सैनी। आखिरकार सैनी की गाड़ी एक सुनसान जगह आकर रुक गई। चारों तरफ जंगल और ऊपर चांदनी। सैनी बाहर निकला, हाथ में राइफल। उसके चारों ओर उसके आदमी खड़े थे। अजय भी गाड़ी से उतरा। उसके कपड़े खून और धूल से सने थे, लेकिन चेहरा अडिग था। सैनी चिल्लाया, तू सोचता है तू जीत जाएगा? मैं हूं विक्रम सैनी। यहां का कानून मैं हूं, यहां का सिस्टम मैं हूं। अजय ने रिवॉल्वर तानते हुए कहा, नहीं, कानून तेरी जेब में नहीं है। कानून वो है जो आराध्या जैसी मासूम की चीखें मांग रही हैं। आज तेरे पाप का हिसाब होगा। और फिर शुरू हुई भीषण गोलीबारी। जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पेड़ों की छालें उड़ गईं, चिंगारियां निकलने लगी। अजय ने एक एक करके उसके गुंडों को ढेर कर दिया। लेकिन लड़ाई लंबी थी, गोलियां खत्म हो रही थी। आखिर में आमने सामने रह गए सिर्फ 2 आदमी, अजय राठौर और विक्रम सैनी।
सैनी ने राइफल सीधी अजय पर तानी। खत्म हो गया तेरा खेल। लेकिन अजय ने मिट्टी का ढेला उठाकर उसकी आंखों में फेंका और उसी वक्त छलांग लगाई। दोनों गिरे, राइफल दूर जा गिरी। घुटने से घुटने की टक्कर, मुक्कों की बरसात। सैनी गरज रहा था, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? अजय चिल्लाया, और तुझे पता नहीं कि न्याय क्या होता है। आखिरकार अजय ने सैनी को जमीन पर दबोच लिया और हथकड़ी डाल दी। जंगल में सन्नाटा छा गया। चांदनी में हथकड़ी की चमक दिखाई दे रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, आराध्या, तेरी आत्मा आज चैन से सो पाएगी। सैनी बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी आंखों में डर था, वही डर जो उसने सालों से दूसरों में भर रखा था। ईटानगर के सेशन कोर्ट में उस दिन चारों तरफ भीड़ थी। हर कोई देखना चाहता था, क्या सच में पहली बार कोई बड़ा नेता कानून के शिकंजे में फंसने वाला है? गवाह पेश हुए, सबूत रखे गए। बलदेव और उसका गैंग पहले ही कबूल कर चुका था कि वो सिर्फ आदेश पर काम करते थे, और आदेश देने वाला था विक्रम सैनी। वीडियो सबूत, गवाहियों और बरामद हथियारों ने सारा सच खोल दिया। सैनी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, यह सब झूठ है, मैं निर्दोष हूं। लेकिन अदालत में गूंजा, आरोपी दोषी है। जज के शब्द सुनते ही आराध्या की मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, बेटी, आज तुझे इंसाफ मिला। तेरी आत्मा अब चैन से सो पाएगी। गांव के लोग भी अदालत के बाहर खड़े होकर रो रहे थे। कोई कह रहा था, ये जीत सिर्फ आराध्या की नहीं, हमारी हर बेटी की है। अजय ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा, यह केस सिर्फ एक लड़की का नहीं था, ये केस इस पूरे समाज की अंतरात्मा का था। आराध्या भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी चीख ने हमें जगा दिया है। आज ये फैसला हर गुनहगार के लिए संदेश है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सच और न्याय हमेशा जीतते हैं। कुछ दिनों बाद अजय आराध्या के गांव लौटा। गांव वालों ने उसका स्वागत फूलों और ढोल से किया, लेकिन अजय के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो सीधे आराध्या की कब्र पर गया। उसने चुपचाप एक फूल रखा और फुसफुसाया, आराध्या, मैं वादा निभा पाया, लेकिन तेरी कमी हमेशा रहेगी। कब्र के पास खड़े होकर गांव की छोटी छोटी बच्चियां खिलखिला रही थी। अजय ने सोचा, शायद अब यह हंसी हमेशा सुरक्षित रहेगी। गांव की औरतों ने अजय को घेर कर कहा, साहब, आप ना होते तो हमारी आवाज कभी बाहर न जाती। आपने हमारी बेटियों को नया हौसला दिया है। अजय ने नम्र होकर जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जीत आराध्या की आत्मा की है। उसकी चीख इतनी गहरी थी कि मैं अनसुना नहीं कर सका। रात को अजय पहाड़ों की तरफ देख रहा था। हवा ठंडी थी, तारे चमक रहे थे। उसने अपने मन में कहा, हर कहानी का अंत होता है, लेकिन आराध्या की कहानी एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं, हिम्मत होगी। और जब तक एक भी लड़की इस देश में असुरक्षित है, तब तक मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा, मानो आराध्या की आत्मा वहीं से मुस्कुरा रही हो। इस तरह आराध्या की 25 साल की अधूरी जिंदगी ने समाज को झंझोर दिया। उसकी मौत ने गांव, राज्य और पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। और एक ईमानदार अफसर अजय राठौर ने साबित कर दिया कि न्याय देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो गुनहगारों की नींव हिला देता है।